झन्नाटेदार थप्पड़। प्रतीक ने माँ से कहा, माँ, मयंक की पत्नी को समझा दो कि अपने शरीर को अच्छी तरह से ढककर निकला करे। जवान और खुला शरीर बूढ़ी आंखों में भी गलत भावना भर देता है। इतना कहकर प्रतीक बाहर चला गया, परंतु माँ का चेहरा तन गया। उसने तिरछी निगाहों से नेहा की ओर देखा, जो सिर झुकाकर सब्जी काट रही थी। उस समय तो सासू माँ चुप रह गई, लेकिन बाद में नेहा को अपने कमरे में बुलाकर कहा, बहू, औरत की इज्जत पग पग पर सैकड़ों लोलुप आंखों के नीचे से गुजरती है। हर आदमी की आंखें औरत के कपड़े के भीतर झांकने की चेष्टा करती रहती है। कुछ हरकतें ऐसी होती है जिनसे आदमी के चरित्र की पहचान होती है। वैसे इसका कुछ अर्थ निकले या ना निकले, पर अकेले में आंचल का बार बार बदन से गिर जाना कुछ दूसरे अर्थ भी देता है। मन की तरह शरीर पर भी नियंत्रण रखना सीखना चाहिए। मम्मी जी, बात यह है, नेहा ने सफाई देनी चाहिए। मैं तुमसे कोई सफाई नहीं मांग रही हूँ बहू, ना ही तुम्हें दोषी ठहरा रही हूँ, बल्कि अपने अनुभव से बता रही हूँ कि औरत चाहे तो खुद ही अपनी इज्जत को संभाल सकती है और ऐसे लोगों की नजरों से बचा भी सकती है। ठीक है मम्मी जी, आगे से आपकी बातों का ध्यान रखूंगी, नेहा ने कहा। तभी दरवाजे पर हुई दस्तक ने उसका ध्यान भंग किया। मयंक के आ जाने से बातें वही खत्म हो गई। पति के आने पर नेहा राहत महसूस कर रही थी। अभी इस घटना को बीते 4-5 दिन ही हुए थे कि एक और विवाद में जन्म ले लिया। हुआ यूं कि नेहा स्लीवलेस गाउन पहने बाथरूम से निकल रही थी कि अचानक डाइनिंग हॉल में प्रतीक उससे टकरा गया। बेचारी नेहा फुर्ती से अपने कमरे में चली गई। माँ, प्रतीक को एक और मौका मिल गया था। मुझे छोटी बहू का व्यवहार ठीक नहीं लग रहा है। अभी बच्ची है, अपने आप समझ जाएगी, माँ ने बात को खत्म करते हुए कहा। तुम बहुत भोली हो माँ, पर यदि अभी से कंट्रोल नहीं किया गया तो परिवार की इज्जत पर बट्टा लग सकता है। माँ ने प्रतीक को डपटते हुए कहा, तुम कहना क्या चाहते हो? नेहा को समझाओ, मर्यादा में रहना सीखे। इसके तौर तरीके कुछ ठीक नहीं है। नेहा दरवाजे के पास खड़ी होकर अपने जेठ और सास के बीच हो रही बातें सुन रही थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उससे ऐसी कौन सी गलती हुई है जिससे उसकी सास और जेठ उसके चरित्र पर संदेह कर रहे हैं। उन सारी बातों ने जैसे नेहा के चेहरे से हंसी छीन ली। हमेशा खुश रहने वाली नेहा बुझी बुझी सी रहने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अपनी व्यथा किससे कहे। जेठ उस पर अपरोक्ष रूप से लालच लगा रहे थे और उसकी सास, जो कि एकदम पुराने ख्यालात की थी, उसे रोज औरत की मर्यादा का पाठ पढ़ाती रहती थी। एक बार तो उसके मन में आया कि वह मयंक से सब कुछ बता दे, परंतु दोनों भाइयों में बेहद प्रेम था और वह प्रेम कहीं उसके कारण टूटकर बिखर ना जाए, इसलिए वह चुप थी। वह अपनी मन की बात जेठानी से भी कहकर क्या करती? उसके लिए तो उसका पति परमेश्वर था। रात में जब मैं कमरे में आया तो नेहा एक तरफ मुंह किए पलंग पर चुपचाप लेटी हुई थी। मयंक ने पूछा, क्यों, तुम्हारी तबीयत खराब है क्या? नेहा ने कहा, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बस नींद आ रही है। परंतु मयंक समझ गया कि नेहा परेशान है। उसके मन में छिपे भाव चेहरे से साफ साफ व्यक्त हो रहे थे। इतना उदास तो उसने नेहा को कभी नहीं देखा। उस समय मयंक ने नेहा से कुछ भी कहना ठीक नहीं समझा। अगले दिन रविवार था। मयंक ने नेहा के साथ फिल्म देखने और बाहर घूमने का प्रोग्राम बनाया। मयंक ने सोचा कि नेहा घर के अंदर की बंद दुनिया में रहते रहते उब गई है, इसलिए उदास है। कॉफी हाउस में कॉफी पीते हुए अचानक मयंक ने नेहा से उसके उदास रहने का कारण पूछा। मयंक ने कहा, मुझे 2-4 दिन के लिए ऑफिस के काम से बाहर जाना है। जब तक तुम अपने मन की बात नहीं बताओगी, मैं निश्चिंत होकर नहीं जा पाऊंगा। लेकिन जब नेहा ने सारी बात बताई तो मयंक अवाक रह गया। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि नेहा जो कह रही है वह सच है। उसके भैया तो एक सुलझे हुए गंभीर आदमी है। वह अपने छोटे भाई की पत्नी पर ऐसा लालचन कैसे लगा सकते हैं? अगले दिन मयंक ऑफिस के काम से पुणे चला गया। उसके जाते ही नेहा ने अपने जेठ के व्यवहार में अजीब सा परिवर्तन देखा। कल तक उसके चरित्र पर लालछन लगाने वाले प्रतीक ने 2 दिनों के लिए ऑफिस से छुट्टी ले ली और अधिकांश समय नेहा के आसपास घूमने लगा। कभी वह किचन में कुछ लेने के बहाने आ जाता तो कभी ड्राइंग रूम में
टीवी देखने के बहाने उसके कमरे की ओर नजरें टिकाए रखता। नेहा को प्रतीक की यह बदली मानसिकता समझ में नहीं आ रही थी। अगले दिन सुबह अचानक माँ की तबीयत खराब हो गई। उनके सीने में इतना तेज दर्द हुआ कि प्रतीक और उसकी पत्नी को माँ को हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ा। लगभग 3 घंटे बाद प्रतीक अकेले घर लौटा और नेहा से चाय बनाने को कहा। नेहा जैसे ही टेबल पर चाय रखकर जाने लगी, प्रतीक ने उसका हाथ पकड़ लिया और अपनी तरफ खींचने लगा। पहले तो नेहा ने अपना हाथ छुड़ाने का प्रयास किया, लेकिन जब प्रतीक ने उसका हाथ छोड़ने की बजाय शरीर को पकड़ने की कोशिश की तो नेहा ने एक जन्नाटेदार थप्पड़ प्रतीक के गाल पर जड़ दिया। प्रतीक को कतई उम्मीद नहीं थी कि छुई मुई सी दिखने वाली नेहा ऐसा रौद्र रूप ले सकती है। वह नीचे कालीन पर गिरा हुआ अभी संभलने की कोशिश कर ही रहा था कि नेहा ने उसकी छाती पर अपना पैर रख दिया और बोली, मेरे चरित्र पर लाछन लगाने वाले जेठ जी, तुम खुद कितने चरित्रवान हो यह तो मैं पहले ही दिन से समझ गई थी। जब तुमने डाइनिंग हॉल में करीब से जाते हुए मेरे शरीर को छूने की कोशिश की थी, तुमने अपने चरित्र को मुझ पर आरोपित कर मुझे घर में बदनाम करने की कोशिश की, मेरे चरित्र पर कीचड़ उछाला, जबकि तुम्हारा चरित्र ही गंदा और दागदार है। शाम को जब नेहा की सास और जेठानी घर आई तो उसने सारी बात उनको बताई। सासू माँ ने बात को दबा देने के लिए कहा, लेकिन नेहा इस बात को दबाने के लिए तैयार नहीं थी। जेठ जी नेहा पर ही इल्जाम लगा रहे थे। मयंक जब घर वापस आया तो नेहा ने उसको सारी बात बताई। मयंक ने माँ से कहा, माँ, मैं भैया की इज्जत करता हूँ, लेकिन नेहा मेरी पत्नी है और उसकी रक्षा करना मेरी जिम्मेदारी है, इसलिए मैं नेहा को लेकर यहाँ से जा रहा हूँ। मयंक नेहा को लेकर वहां से चला गया। तो आज की इस कहानी के बारे में आप लोग अपने भी जरूर दें, और अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करना ना भूलें।